Hello students, welcome back. Students, this video is going to be part 17 of our current affairs series, and in this video we are going to deal with the following topics: shrimp production, India and EFTA pact, etc. etc. Okay, so let's begin with the first news. First news is related to shrimp production in India. See, ये जो न्यूज़ है ना, वाई दिस इज द टफेस्ट टेस्ट येट फॉर इंडियन श्रिम्प, ये लाइव मिंट में आई थी. एंड वी नो कि यूनाइटेड स्टेट्स ना इंडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहा है. तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने ये डिसाइड किया है कि वो अब एक इंडियन श्रिम्प एक्ट लेके आएंगे. ये जो आप एनिमल देख रहे हो ना, ये श्रिम्प है ना, ओशियन के अंदर मिलता है, इनकी फार्मिंग होती है, ये सी फूड है, लोग कंज्यूम करते हैं इनको बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन्स. तो इंडियन श्रिम्प एक्ट आएगा ना, तो इनके ऊपर 100% टैरिफ लगेगी. अब इंडिया जब यूएसए को ये भेजेगा, यूएसए इंडिया से इंपोर्ट करता है इनको, तो इनके ऊपर भी टैरिफ लगाया जा रहा है. तो ये न्यूज़ में थे काफ़ी. तो देखते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, एज वेल एज कौन सा स्टेट है इंडिया का जो इनको प्रोड्यूस करता है इन लार्जेस्ट क्वांटिटी. ओके, सी, हाईएस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज आंध्र प्रदेश. इंडिया का जो आंध्र प्रदेश स्टेट है ना, कोस्टल स्टेट, वी ऑल नो, वहाँ इंडिया के 40% श्रिम्प प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके, आंध्र प्रदेश कंट्रीब्यूट्स ओवर 40% ऑफ इंडियाज टोटल श्रिम्प प्रोडक्शन. इंडिया में जितने भी श्रिम्प प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, श्रिम्प फार्मिंग हो रही है, 40% आंध्रा में हो रही है. तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे. नाउ व्हेन इट कम्स टू द कंट्री ऑन द ग्लोबल लेवल, then the topmost position is acquired by China. China is the highest shrimp producing country in the world. तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे आप. अगर स्टेटमेंट में आ जाए दैट ओडिशा इज द हाईएस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो वो गलत होगा, आंध्रा. ऐसे ही चाइना की जगह अगर वियतनाम लिख दें और आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको लगे कि ये भी सी फूड कंज्यूम करने वाला देश है वियतनाम, क्या पता वो हो, तो वो नहीं है. आप ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे. नेक्स्ट इज, these countries are some of the top producers of shrimp: India, Vietnam, Indonesia, Ecuador and Thailand. But largest या highest shrimp production कहाँ हो रहा है? चाइना में. India, however, is the largest exporter of farmed shrimp, even though China produces more overall. जैसे इस फैक्ट में हमने देखा कि जो चाइना है ना, वो लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बट लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सा है? तो इंडिया है. ओके, तो ये जितने भी फैक्ट थे इस न्यूज़ में, ये मैंने आपको यहाँ आपके लिए कंपाइल कर दिए हैं. ओके, इनको अच्छे से याद रखिएगा. नाउ इस टेबल को भी आप ध्यान रखेंगे. दिस टेबल, ये ना, दिस टेबल टॉक्स अबाउट, दिस ग्राफ और दिस टेबल टॉक्स अबाउट श्रिम्प प्रोडक्शन, श्रिम्प एक्सपोर्ट्स. ये देखिए 2015-16 में 3.1 बिलियन टन, $1 बिलियन के किए हमने, फिर 3.7, फिर 4.8, फिर 4.6, फिर 4.9, फिर 4.4, देन इट सिग्निफिकेंटली रेज टू 5.8. तो आप याद रखेंगे, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि पिछले 10 सालों में, इन लास्ट 10 ईयर्स, श्रिम्प एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, यानी डॉलर्स के टर्म में श्रिम्प से जो हमारी अर्निंग है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. तो वो गलत होगा. नो डाउट इंडिया, इंडिया अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व अर्न करता है इनसे, बट अगर आप देखें तो कभी वो राइज भी करती है, कभी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी आता है इसमें. तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. इट इज टाइटल्ड एज इंडिया EFTA पैक्ट सेट टू बी लॉन्च्ड ऑन October 1st. तो इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पैक्ट साइन होने जा रहा है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि ये पैक्ट क्या है, एज वेल एज EFTA कंट्रीज कौन कौन से हैं. सी, EFTA जो कंट्रीज है ना, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं? वन इज आइसलैंड, सेकेंड इज स्विट्जरलैंड, थर्ड इज नॉर्वे एंड फोर्थ इज लाइकनटेनस्टीन. ओके, तो याद रखेंगे आप. अगर वो सिंपली आपसे पूछ ले दैट कौन कौन से कंट्री है और स्विट्जरलैंड की जगह स्वीडन लिख दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. द पैक्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड एज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अब ये जो पैक्ट अभी आने वाले 1 अक्टूबर को साइन होने जा रहा है ना, 2025 में, तो इस पैक्ट का ऑफिशियल नाम है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ओके, एंड दिस एक्ट इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट ट्रेड पैक्ट विद एनी यूरोपियन नेशन ब्लॉक. कोई भी एक जो यूरोपियन ब्लॉक है ना, उसके साथ पहला ट्रेड पैक्ट होने जा रहा है ये हमारा. तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे. ट्रेड पैक्ट,
नाउ सिग्निफिकेंस क्या होगा इस पैक्ट का? इट विल इंटीग्रेट इंडिया विद यूरोप्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यूरोप के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से ना इंडिया को ये जोड़ देगा। एंड टैरिफ रिडक्शन होगा, बिल्कुल मार्केट एक्सेस अच्छा मिलेगा इंडियन गुड्स को, एज वेल एज उन कंट्रीज़ की जो गुड्स हैं वो भी हमारे कंट्री में विदाउट टैरिफ्स एंट्री ले पाएंगे। इंडिया विल रिड्यूस टैरिफ्स ऑन 80 to 85% ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम EFTA नेशंस। India will receive duty-free market access on 99% of its goods exports to EFTA। देख रहे हो कितना अच्छा कंसेशन है। इंडिया को तो 99% ऑफ द जो कॉमोडिटीज़ है ना वहाँ हम उनको हमारा ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा हमें EFTA मार्केट्स में। वेरएज इंडिया उनको कितना दे रहा है? उनकी 80 to 85% गुड्स हैं वो उनके ऊपर टैरिफ रिड्यूस कर रहा है। हमारा तो पूरा ही ड्यूटी फ्री है, उनका टैरिफ रिड्यूस किया है। ओके, बट ये जो पैक्ट होने जा रहा है ना इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स वो शामिल नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूडेड टू प्रोटेक्ट इंडियन फार्मर्स, बिकॉज अगर यूरोप के डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए तो हमारे जो फार्मर्स हैं ना उनका लाइवलीहुड थ्रेटन हो जाता है। सो इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। एज वेल एज इस पैक्ट का जो और एम है वो क्या है? दैट 50 बिलियन इन इंडिया विद इन 10 ईयर्स ऑफ द एग्रीमेंट। इन्वेस्टमेंट कमिट की है कि 2025 से 2035 तक ना $50 बिलियन पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे इंडिया में EFTA कंट्रीज द्वारा। ओके, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये जो कंट्रीज है ना इनके द्वारा। कौन कौन थे इसके मेंबर? आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लाइकनटेनस्टीन एंड अनदर वन इज नॉर्वे। ओके, तो आप ये याद रखेंगे। नाउ फिर एक और फैक्ट क्या याद है? एन एडिशनल $50 बिलियन विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। फिर 2035 के बाद ना एडिशनल $50 बिलियन भी इन्वेस्ट किए जाएंगे। सो 15 ईयर्स में 100 बिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी इन्वेस्टेड इन इंडिया। ये कमिटमेंट है इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत इंडिया एंड EFTA कंट्रीज के बीच। ओके, सो इसमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना था वो आपको EFTA के मेंबर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स क्या क्या हैं, है ना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में आई थी दैट क्लस्टरिंग मेज प्लांट्स टुगेदर कैन इंप्रूव देयर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। जो मेज प्लांट्स होते हैं ना अगर उनको एक साथ उगाओगे ना आप बिल्कुल क्लस्टर करके झुंड में, तो उनका इंसेक्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ओके, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऐसा क्यों हो पाता है? इस आर्टिकल में मेंशन किया गया था लिनेलोल कंपाउंड का। तो देखते हैं, देखिए चाइना की झीजियांग यूनिवर्सिटी ने ना नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ एक स्टडी की एंड दे फाउंड दैट प्लांट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म बूस्ट्स इंसेक्ट रेजिस्टेंस व्हेन मेज प्लांट्स आर ग्रोन इन क्लस्टर्स। तो इस रिसर्च में ये पाया गया दैट मेज प्लांट्स को अगर आप क्लस्टर्स में उगाते हो ना तो उनका पेस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस ये सब बढ़ जाता है एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है किसकी? मेज की। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, हो कैसे पाता है ये? द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स वोलेटाइल कंपाउंड्स कॉल्ड जैस्मोनेट्स दैट स्प्रेड एज एयरबोर्न सिग्नल्स और विद इन प्लांट्स थ्रू द वस्कुलर सिस्टम। जैसे मेज प्लांट्स जब पास उगेंगे ना क्लस्टर में तो होता क्या है, ये जो जैस्मोनेट्स है ना, ये जैस्मोनेट्स, ये इनके जैसे इसके पास जैस्मोनेट है। जैस्मोनेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो पेस्ट रेजिस्टेंस या इंसेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ाता है। तो जब पास उगाए जाएंगे तो ये इसको भी ट्रांसफ़र कर देगा, इसको भी ट्रांसफ़र कर देगा और इससे क्या होगा, इन सभी मेज प्लांट्स की जो कैपेसिटी है ना टू रेजिस्ट पेस्ट वो इंक्रीज होती है। ओके, ये फैक्ट याद रखना है आपको। तो जैस्मोनेट आपको ये नाम याद रखना है। और अनदर जो की कंपाउंड जो आपको याद रखना है वो है लिनालूल। लिनालूल एक्ट्स एज अ सिग्नल दैट एनहेंसेस पेस्ट रेजिस्टेंस। तो ये लिनालूल है ना, ये एक सिग्नल देता है जिससे पेस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। किसका? मेज प्लांट्स का। प्लांट्स क्लस्टर्ड टुगेदर बूस्टेड ईच अदर्स डिफेंस मोर इफेक्टिवली। जब प्लांट्स को ये पास क्लस्टर में लगा दिया जाता है ना तो उनकी डिफेंस एबिलिटी है ना वो भी बढ़ जाती है। ओके, लिनालूल ट्रिगर्ड बेनिफिशियल बैक्टीरिया स्ट्रेंथनिंग प्लांट इम्यूनिटी। और यानी ये लिनालूल जो है ना ये क्या करता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को एक्टिव कर देता है जो ऑलरेडी प्लांट उन मेज प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। सो इस ओवरऑल न्यूज़ का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो है आपको एक तो ये लिनालूल कंपाउंड है इसका नाम याद रखना है एंड अनदर वन इज जैस्मोनेट्स। यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ दे लिनालूल कंपाउंड ऑफन हर्ड इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट। ओके,
या स्टेटमेंट आ जाए जैसे भी, तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू अली आई लिगांग। ये एक फेस्टिवल है, ये ना स्टेट्समैन एक न्यूज़पेपर है, उसमें ये फैक्ट मेरे को मिला, सो आई डिसाइडेड आई थॉट टू इंक्लूड इट इन टू द PDF। तो अली आई लिगांग क्या है? ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो आसाम की एक कम्युनिटी है वो प्रैक्टिस करती है। अली आई लिगांग एक मेन फेस्टिवल है मिसिंग ट्राइब का। ओके, मिसिंग ट्राइब का। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे, अली आई लिगांग कहाँ पे किया जाता है प्रैक्टिस? आसाम के अंदर मिसिंग ट्राइब द्वारा। तो यूपीएससी आपको ना मैच द फॉलोइंग में कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है ना, आर्ट एंड कल्चर में ये पूछ सकता है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अब ये फेस्टिवल किससे जुड़ा हुआ है? इट इज सेलिब्रेटेड टू अपीज द गॉड्स फॉर प्रोस्पेरिटी एंड ए गुड हार्वेस्ट। ये ना मतलब ये मिसिंग ट्राइब के लोग इस फेस्टिवल में क्या करते हैं? दे प्रे टू गॉड कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, हमारे ना फसलें अच्छी हों, बस ये। ओके, सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड और एसोसिएटेड विद एग्रो बेस्ड राइट्स एंड रिचुअल्स। जो लिटरल मीनिंग है ना इसका अली आई लिगांग का, वो है दैट लिटरल मीनिंग है फर्स्ट सोइंग ऑफ द रूट्स एंड फ्रूट्स इन विच अली स्टैंड्स फॉर सीड्स एंड आई फॉर फ्रूट्स एंड लिगांग फॉर सोइंग। यानी फार्मर्स जो हैं वो बोलते हैं कि हमारे सीड्स, फ्रूट्स, ये सब अच्छे से मतलब हमें रिजल्ट दें, हमारी फसलें अच्छी हों। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज यूनेस्को डेजिग्नेट्स न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स। This news is titled as UNESCO designates 26 new biosphere reserves amid biodiversity challenges and climate change। जो यूनेस्को है ना, ये एक प्रोग्राम चलाता है, ओके, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, एंड दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1971। सो इस प्रोग्राम के तहत ना यूनेस्को एवरी अदर ईयर्स और इन एवरी कपल ऑफ ईयर्स ये ग्लोबल लेवल पे ना बायोस्फीयर रिजर्व्स डेजिग्नेट करता रहता है। यानी किसी एक स्पेसिफिक एरिया को जहाँ पे फ्लोरा एंड फोना बहुत रिच है ना, उसको ये बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दे देता है। तो इस पूरी न्यूज़ में क्या बात थी कि ग्लोबल लेवल पे 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स आए हैं। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पूरी न्यूज़ में याद मिला है मेरे को, जो आपको याद रखना है, दैट इज दिस। The new reserves include a 52,000 square mile area in the Indonesian archipelago Raja Ampat, home to over 75% of Earth's coral species, as well as rainforests and rare endangered sea turtles। इंडोनेशिया के अंदर एक राजा एम्पेट आर्कीपेलेगो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो ये इसको भी ना डिक्लेयर कर दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व। और ये राजा एम्पेट जो ये आर्कीपेलेगो है, ये फेमस क्यों है? अर्थ की जितनी भी कोरल स्पीसीज है ना, उनकी 75% को केवल इसी रीजन में मिलती हैं, एज वेल एज दुनिया के जितने भी सी टर्टल्स है ना, रेयर एंडेंजर्ड सी टर्टल्स, 75% ऑफ देम आर फाउंड इन दिस राजा एम्पेट रीजन। ओके, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज टाइटल्ड एज स्पीति वैली रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अब जो स्पीति वैली है ना इंडिया के हिमाचल प्रदेश में, उसको भी यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। स्पीति वैली इज इन हिमाचल प्रदेश एंड यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दे दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इट इज इंडियाज फर्स्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व अंडर द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। यूनेस्को का जो ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है ना, इसी के अंडर स्पीति वैली को भी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये इंडिया का फर्स्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे पहले भी इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हो चुके, लेकिन कोल्ड डेजर्ट जहाँ टेम्परेचर लो रहता है, यू नो देयर इज फ्रीजिंग टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड पे है, तो ऐसा ये पहली साइट है जो यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल हुई है। एंड ये देखिए, ये भी आपको याद रखना है, 2025 प्रीलिम्स में उसने ना पूछ लिया था कि लास्ट SCO समिट या ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है, तो कुछ उसी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो यूनेस्को ने किया है ना, ये कौन सी जगह पे ये मीटिंग हुई थी। सो रिकॉग्निशन वाज कन्फर्ड एट द 37th इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल मीटिंग इन हैंगजाऊ, चाइना।
ओके, तो ये जो स्टेटस दिया गया है ना, इसका हमने ऊपर पढ़ा, राजा एम्पेट एंड स्पीति वैली का, ये सारे कहाँ कहाँ मीटिंग हुई है, हैंगजाऊ चाइना के अंदर। नाउ विद दिस इंडिया नाउ हैज़ 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द ग्लोबल एमएबी नेटवर्क। अब जो ग्लोबल मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम है ना, उसमें इंडिया के 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं विद द इंक्लूजन ऑफ स्पीति वैली। देखिए आपके जो वेस्टर्न घाट्स हो गए, हिमालयाज हो गए, है ना, वो भी शामिल हैं इसमें 13 में। ओके, नेक्स्ट फैक्ट दैट इज टू बी रिमेंबर्ड इज सपोर्ट्स द ट्रेडिशनल सोवा रिगपा अमची हीलिंग सिस्टम। ये जो स्पीति वैली है ना, यहाँ पे ना ट्रेडिशनली एक हीलिंग सिस्टम है जिसको आप मेडिसिन सिस्टम बोल दो, कॉल्ड एज सोवा रिगपा, वो भी प्रैक्टिस किया जाता है यहाँ पे। व्हाट? सोवा रिगपा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोवा रिगपा क्या है, तो ये एक हीलिंग सिस्टम है, हीलिंग सिस्टम जो मतलब इंडिया के आयुर्वेद में भी है ना, तिब्बतन पीपल भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है तो इस सिस्टम से वो ठीक करते हैं। ओके, अब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो स्पीति वैली है ना, ये जो स्पीति वैली बायोस्फीयर आ गया है, इसके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क और कौन कौन से जोग्राफिकल रीजन्स हैं। पिन वैली नेशनल पार्क स्पीति वैली के अंदर है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पीति रीजन के अंदर है, चंद्रताल वेटलैंड्स स्पीति एंड सरचू प्लेन्स स्पीति वैली के अंदर ही हैं। ओके, सो इस फैक्ट के साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल में, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल, चंद्रताल वेटलैंड्स हिमाचल, सरचू प्लेन्स हिमाचल। तो आपको मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट में कैसे भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ओके, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है at every coast. Now moving on to the next news, that is a spotted ghost in coal country. Fishing cats reveal hidden wildlife in Bengal's industrial heartland. देखिए डाउन टू अर्थ वेबसाइट के ऊपर मेरे को ये न्यूज़ मिली एंड ये फिशिंग कैट्स के ऊपर थी। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि ये फिशिंग कैट, इनका IUCN स्टेटस क्या है, एज वेल एज इनका ये किस हैबिटेट में या इंडिया के किस रीजन में मिलती है। फिशिंग कैट का जो IUCN स्टेटस है ना, दैट इज़ वल्नरेबल। ओके, IUCN की रेड लिस्ट में क्या है, फिशिंग कैट का स्टेटस वल्नरेबल। नाउ ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलती हैं। इंडिया में ये गंगा ब्रह्मपुत्रा वेटलैंड्स वहाँ मिलेंगी, सुंदरबन मैनग्रूव्स जो है आपके बंगाल में उधर मिलेंगी, तराई रीजन जो है ना, इंडो नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पे जो ये रीजन है वहाँ मिलेगी, एज वेल एज ईस्टर्न घाट्स में भी ये देखने को मिलती है फिशिंग कैट्स, है ना। नाउ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद वेटलैंड्स, मार्सेस, रिवर्स, मैनग्रूव्स एंड स्वैम्प्स, इन रीजन में ये रहना पसंद करती हैं ये फिशिंग कैट, एंड इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर ही है। नाउ दे आर कार्निवोरस इन नेचर, ये फिश खाती हैं, बट अगर स्टेटमेंट में आ जाए दैट फिशिंग कैट ओनली ईट फिश तो वो गलत होगा। देखिए फिश बहुत ज़्यादा खाती है इसलिए नाम इसका फिशिंग कैट है, बट फिश के साथ साथ इट ऑल्सो हंट्स फ्रॉग्स, क्रस्टेशियंस एज वेल एज बर्ड्स एंड मैमल्स, तो ये चीज़ें भी ये कंज्यूम करती है। तो बट इम्पोर्टेंट क्या था कि इंडिया के किस किस रीजन में मिलती है ये, एज वेल एज व्हाट इज इट्स IUCN स्टेटस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज प्लेनेटरी बाउंड्रीज। ये देखिए डाउन टू अर्थ पे एक और आर्टिकल था, डाउन टू अर्थ पे 7 of 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज ब्रीच्ड एज ओशियंस क्रॉस डेंजरस थ्रेशोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम। तो ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज अभी एक की वर्ड है, अब आपको समझना है। सिंपली प्रीलिम्स में आ जाए दैट व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज अ प्लेनेटरी बाउंड्री, और ऑप्शंस बना दे यूपीएससी बड़े कंफ्यूजिंग, तो वो समझते हैं। मेंस में भी आ सकता है प्लेनेटरी बाउंड्रीज क्या है, बट प्रीलिम्स के हिसाब से तो ये मैं कवर कर ही रहा हूँ यहाँ पे। प्लेनेटरी बाउंड्रीज ना ये इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड्स हैं दैट कीप लाइफ ऑन अर्थ विद इन अ सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम और सेफ बाउंड्रीज। यानी जैसे हम बोलते हैं ना सामने वाले को कि भैया लिमिट मत क्रॉस करो, ऐसे हमारा जो अर्थ, हमारा जो प्लेनेट है, हमारी जो धरती है ये अर्थ, इसकी भी तो बाउंड्री है। जब हम वो लिमिट क्रॉस कर देंगे टेम्परेचर बढ़ा के, है ना, पोल्यूशन कर करके, तो क्या अर्थ सहन कर पाएगी उसको? नहीं। तो ये बाउंड्रीज जो 9 बाउंड्रीज हैं, प्लेनेटरी बाउंड्रीज, ये एक तरीके से अर्थ का एक सेफ ऑपरेटिंग स्पेस है। अर्थ बोलती है कि मेरी 9 बाउंड्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड
9। तो आप इनको क्रॉस मत करिए, अदरवाइज इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा नेचुरल हैजार्ड्स आ जाएंगे, और जो कि हो भी रहा है। सो बेसिकली प्लेनेटरी बाउंड्रीज आर इकोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड्स दैट कीप लाइफ ऑन अर्थ विद इन अ सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी प्लेनेटरी बाउंड्रीज बहुत ही असेंशियल या वाइटल हैं अर्थ के सिस्टम के ऊपर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, है ना। अर्थ को हमारी को सही पोजीशन में अगर आपको रखना है तो इन बाउंड्रीज को आप क्रॉस नहीं करेंगे। अब वो कौन कौन सी बाउंड्री हैं वो भी देखेंगे। See, the 9 processes that regulate planetary stability, resilience and life support function are। अब जो ये 9 planetary boundaries है ना, वो कौन कौन सी हैं? क्लाइमेट चेंज, है ना, हम सब बात कर रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है कि भैया जो ये क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिडली हो रहा है इसको रोको, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसे रोको, अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाएगा। बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, जो बायोस्फीयर लॉस हो रहा है, लैंड सिस्टम चेंज हो रहा है, थर्ड ये है। फ्रेश वाटर चेंज आ रहा है ना, वी ऑल नो दैट वाटर रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग, है ना, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर्स हो रहा है आजकल, वाटर इज कॉन्टेमिनेटेड, माइक्रो प्लास्टिक्स आ रहा है वाटर के अंदर, है ना, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस एंटर कर गए हमारी फूड चेन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लाइमेट चेंज 1, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी 2, लैंड सिस्टम चेंज 3, फ्रेश वाटर चेंज 4 एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल फ्लोज 5, introduction of novel entities 6, ocean acidification 7, atmospheric aerosol loading 8 and stratospheric ozone depletion 9। अब ये जो नोवल इंट्रोडक्शन ऑफ नोवल एंटिटीज़ है, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जिनकी वजह से अब अर्थ को खतरा है ना, आपके माइक्रोप्लास्टिक्स। अब आप डिजिटल गैजेट्स यूज़ करते हो तो ई वेस्ट जो है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। ओके, तो 9 के 9 जो ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं इनको आप याद रखेंगे, एज वेल एज मैंने पीडीएफ में इसका डायग्राम भी अटैच कर दिया है, आप देख सकते हो। जैसे अर्थ का जो सेफ ऑपरेटिंग स्पेस है, दिस इज़ योर अर्थ, ये सेफ ऑपरेटिंग स्पेस है और ये इसकी लिमिट्स हैं, ये 9 बाउंड्रीज, इनको क्रॉस नहीं करना है आपको। क्लाइमेट चेंज, अब देखिए CO2 ज़्यादा हो रहा है, रेडियो एक्टिव फोर्सिंग हो रही है तो खतरा है। नोबल एंटिटीज़ यानी माइक्रोप्लास्टिक्स, ई वेस्ट, ये है एक दूसरी। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, ओशियन एसिडिफिकेशन, बायोजियोकेमिकल फ्लोज, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, फ्रेश वाटर चेंज, लैंड सिस्टम चेंज, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, फंक्शनल जेनेटिक। तो ये जो आप देखिए, ये देख रहे हैं ना अर्थ के चारों तरफ ये 9 बाउंड्रीज, ये एक कंसेप्ट है, रियल में यूं नहीं है कि कोई एक बाउंड्री है, ये एक कंसेप्ट है जो ये एक्सप्लेन करता है कि अर्थ की ये चीज़ें ना खतरे में पड़ रही हैं जो अर्थ के ऊपर हैं, इनको आप सुरक्षित रखिए, इनसे छेड़छाड़ मत करिए बस। ओके, तो वी ऑल नो ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण, तो हमें उसे रिड्यूस करना होगा, ठीक है ना। फ्रेश वाटर चेंज आ रहा है, ग्रीन वाटर क्या होता है? अगर प्रीलिम्स में पूछ ले व्हाट इज ग्रीन वाटर, तो ग्रीन वाटर सिंपली एक उस वाटर को बोलते हैं जो ना सोयल के अंदर स्टोर्ड है। यानी सोयल के अंदर स्टोर्ड का मतलब इसे आप ना ग्राउंड वाटर मत समझ लेना कि वाटर टेबल के भी हो ना, मिट्टी के अंदर जो नमी होती है ना, जहाँ पानी मिट्टी में जो खेत की मिट्टी में नमी है या कहीं बारिश आई थोड़ी सी मिट्टी गीली होगी तो वो ग्रीन वाटर की डेफिनेशन में आता है। ओके, बट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस न्यूज से सीखी वो है कि प्लेनेटरी बाउंड्रीज क्या हैं, एज वेल एज कौन कौन सी हैं वो 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज। तो ये देखिए जो रेड में है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि प्लेनेटरी बाउंड्रीज क्या क्या हैं, एज वेल एज कौन कौन सी हैं, यह हमने देख लिया है। और आप न्यूज से समझ सकते हो कि 9 प्लेनेटरी बाउंड्री में से ना 7 तो आपने क्रॉस कर दी हैं, 7 तो ऑलरेडी खतरे में आ चुकी हैं। ओके, तो ये फैक्ट आप प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे, एज वेल एज आपको ये भी याद रखना है दैट कि कभी आप ना ऐसे लिखें तो भी आप यहाँ से फैक्ट डाल सकते हो कि किस तरीके से जो अर्थ की 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं उनमें से 7 हैव बीन ऑलरेडी ब्रीच्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के पूरे वीडियोस में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कवर किए हैं, बहुत कुछ नया सीखा है। ओके, सो विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।